आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस का। तो इधर हम जो भी पढ़ेंगे वो माइंड मैपिंग से पढ़ने वाला है। तो पहले जो करते हैं कि आरबीआई ने रिवाइज कर दिया है फॉर गाइडलाइन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेशन बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी जो एनबीएफसी का रूल्स होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स रखे गए हैं, जैसे कि इसके बारे में पहले 2021 में एक मास्टर डायरेक्शन आया था जो कि था एनबीएफसी एचएफसी डायरेक्शन 2021। इसके बारे में पहली बार इसका जिक्र हुआ था और ये जो रूल्स है वो अब लागू हो जाएंगे 1 जनवरी 2025 से। अब हम इस रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या रूल चेंज हुआ है। अब बोला गया है कि जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इनको जो है मेंटेन करना पड़ेगा 15% लिक्विड एसिड ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। जो पब्लिक डिपॉजिट है उसका लिक्विड एसिड 15% रखने के लिए बोला गया है। पहले जो था ये 13% था और अब जो है ये 15% रखा गया है। अब इसको बात करें तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको 15% इमीडिएटली करने के लिए बोला गया है, इसको फेज वाइज करने के लिए बोला गया है कि पहले फेज में जो है 14% ऑफ द लिक्विड एसिड रहेगा 1 जनवरी 2025 से, और उसके बाद जो है बोला है कि 1 जुलाई 2025 तक जो है 15% कर देना पड़ेगा जो भी लिक्विड एसिड है इसका। तो आप मान सकते हो कि जो 15% का डेडलाइन है वो 1 जुलाई 2025 से है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं, और नेक्स्ट करंट अफेयर्स से पहले मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, हम जो इधर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इधर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिटेल में तो डेली या तो वीकली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम इधर थोड़ा रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला दूसरा जो न्यूज़ है वो देखते हैं। दूसरा न्यूज़ आ रहा है, एक सेंटर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है आरबीआई की द्वारा, और ये दिया गया है टाटा कैपिटल लिमिटेड को। और टाटा कैपिटल लिमिटेड जो है पहले थी एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे, और अब इसको जो है चेंज कर दिया जाएगा टू एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी के तौर पे। और अगर हम इसकी कैटेगरी बात करें कि क्या क्या कैटेगरी रहने वाला है फॉर एनबीएफसी आईसीसी के लिए, तो इसमें आपको मिलेगा कि ये पहली बात तो ये आरबीआई रेगुलेट करेगा अंडर दी आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद बोला गया कि जो भी एनबीएफसी आईसीसी बनना चाह रही है उनके लिए मिनिमम नेट ओन फंड जो है होना चाहिए वो 2 करोड़ रुपये होना चाहिए। और जैसे कि नॉर्मल एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो ऐसे ही सेम चीज़ जो है एनबीएफसी आईसीसी भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब ये क्यों किया गया है, ये टाटा कैपिटल लिमिटेड ने ऐसा क्यों किया कि ये एनबीएफसी जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी वो बन गई है एनबीएफसी आईसीसी। तो ये बनने का सबसे बड़ा कारण है कि ये एक मर्जर हो रहा था टू टाटा का जो क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड है और टाटा का जो कैपिटल फाइनेंशियल लिमिटेड है, ये दोनों जो है मर्ज होने वाले हैं टाटा कैपिटल लिमिटेड में, जिसकी वजह से ये जो है अनाउंसमेंट की गई है बाय आरबीआई, और आरबीआई ने जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है टाटा कैपिटल लिमिटेड को। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ये आरबीआई की तरफ से आ रहा है कि आरबीआई ने रिवाइज कर दिया है मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और ये 3 एंटिटीज के लिए किया गया है। ये 3 रेगुलेटेड एंटिटीज कौन कौन से हैं, एक तो कमर्शियल बैंक्स जो कि आरआरबीज भी इसमें इंक्लूड है, उसके बाद एनबीएफसी जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी इंक्लूड है, और तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूड है। अब पहले बात करते हैं बैंक में कि बैंक और एनबीएफसी और जो कोऑपरेटिव बैंक है इसका मैंने आपको एक कॉलम बना के दे दिया है जिसमें आपको पढ़ने में हेल्प हो। जो आपको ये रो दिख रहा होगा, इसका जो कॉलम की बात करें तो कॉलम में आपको एम मिल जाएगा, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, और भी डिटेल्स जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि एम क्या है ये तीनों का। तो बैंक, एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक, ये तीनों का जो है एम है वो सिमिलर है। तो ये तीनों का एम यही है कि ये प्रिवेंट करेंगे बैंक को, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे जिसके से जो बैंक है वो प्रिवेंट कर पाए, अर्ली डिटेक्शन कर पाए और टाइमली रिपोर्ट कर पाए जो भी फ्रॉड्स होते हैं उसको। और ये रिपोर्ट किसको किया जाएगा, ये किया जाएगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, उसके साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको जो है रिपोर्ट करेगा कोई भी अगर फ्रॉड होता है बैंक को उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल को अगर कोई फ्रॉड हो, उसके लिए ये जो रूल्स और रेगुलेशन लाए हैं ये मास्टर डायरेक्शन तब लाया है अगर बैंक के साथ कुछ फ्रॉड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें बैंक्स को बोला गया है कि बैंक्स को एक पॉलिसी ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा जो कि डिसाइड करेगा कैसे फाइट करना है। अब मान लीजिए जो सीनियर पोजीशन है, जो सीनियर जो डायरेक्टर्स हैं वही जो है डिसाइड कर सकते हैं ना कि बैंक का वर्क कैसा होना चाहिए। तो अगर किसी कारणवश फ्रॉड हो गया तो उसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए बोला गया है कि वो पॉलिसी जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं इनके लिए होना चाहिए, और जो भी सीनियर जो मैनेजमेंट बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए होना चाहिए कि वो कैसे टैकल करें कोई भी फ्रॉड को। तो उसके लिए एक प्रॉपर एसओपी टाइप, मतलब कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोटोकॉल टाइप जो है
वो बनाया जाए, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाए जहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन हो कि कैसे जो है उस फ्रॉड से बचा जाए। तो ये करने के लिए बोला है आरबीआई ने, और ये सिर्फ बैंक के लिए बोला गया है, ना एनबीएफसी और जो कॉर्पोरेटिव बैंक है ऐसा आरबीआई ने कुछ भी बनाने के लिए नहीं बोला गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। तो इस न्यूज़ में बोला गया कि एक स्पेशल कमेटी बनाने के लिए बोला गया है, और स्पेशल कमेटी जो है तीनों को बनाने को बोला है, बैंक, एनबीएफसी और कॉर्पोरेटिव बैंक, तीनों को बोला है कि ये एक तरह की जो कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी में टोटल 3 बोर्ड मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक जो है सीईओ होगा और 2 जो है डायरेक्टर होंगे। तो ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। उसके बाद बोले कि एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का फ्रेमवर्क भी बनाने के लिए बोला गया, और ये जो है बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक इनको बोला गया है। और कॉर्पोरेटिव बैंक में भी जो टायर 3 और टायर 4 वाले कॉर्पोरेटिव बैंक है उनको भी बोला गया, जिनका जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो इनको जो है ये अर्ली वार्निंग सिग्नल जो है फ्रेमवर्क बनाने के लिए बोला है। और एनबीएफसी को ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। तो आपको ये चीज़ रख लेंगे कि एनबीएफसी को ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टार्टअप पे। तो ये आ रहा है कि आरबीआई ने इशू किया है फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट, और ये 3 पोटेंशियल शूटर को दिया गया है जो कि आईडीबीआई बैंक को खरीद सकते हैं। तो ये कौन कौन सा है वो आपको मिलेगा। फेयरफ्लेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, जो कि कनाडा की बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट जो है इमरेट्स एनबीडी बैंक, जो कि दुबई की बेस्ड कंपनी है। और तीसरी जो है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि मुंबई बेस्ड है। तो ये तीनों में से कोई एक जो है आईडीबीआई को खरीदेगा। तो आईडीबीआई को अब देखिए तो करेंटली जो है एलआईसी एज अ प्रोमोटर है, जिसके पास 49.24% की जो है स्टैक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो को प्रोमोटर है, जिसके पास 45.48% जो है स्टैक है आईडीबीआई का। और ये फिट एंड प्रॉपर जो सर्टिफिकेट दिया गया है बाय आरबीआई, इसके बाद जो है आईडीबीआई का फाइनली प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और ये 3 कंपनी में से कोई ना कोई एक इसको फाइनली खरीद लेगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ में ये आ रहा है आरबीआई की तरफ से कि आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को। और ये क्या करता है ये सबवेंशन स्कीम, ये जो शॉर्ट टर्म लोन देने का काम करता है थ्रू केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो है लोन देने का काम करता है। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म लोन देने का काम करता है। और ये शॉर्ट टर्म लोन कितना हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म लोन जो है 3 लाख रुपये तक हो सकता है, और इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो 7% का लगेगा। अब मान लीजिए किसी कारणवश वो पर्सन जो है, किसी कारणवश नहीं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल गया, किसी कारणवश नहीं, अगर मान लीजिए कि किसान जो है ऑन द टाइम जो है पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको कुछ सबवेंशन दिया जाता है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, मतलब कुछ इंटरेस्ट में रिडक्शन दिया जाता है। वो जो है 3% रिडक्शन दिया जाएगा उस फार्मर्स को जो टाइमली जो है अंडर द केसीसी शॉर्ट टर्म लोन लेता है, और वो जो है टाइमली पे करता है। तो उस केस में उसको 7% नहीं बल्कि 3% कम, मतलब कि 4% देना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि 4% उसको फर्स्ट ईयर से ही देना पड़ेगा। अगर उसने फर्स्ट ईयर में पे किया तो ये 7 की जगह 6% हो जाएगा, और सेकेंड ईयर में जो है वो 6 की जगह 5 हो जाएगा, और थर्ड ईयर में 5 की जगह 4% हो जाएगा, और 4 के नीचे नहीं जाएगा। 4% जो है मिनिमम जो है किसान को देना ही पड़ेगा। और इसी के साथ बोला गया कि ये जो मॉडिफाइड सबवेंशन स्कीम है इसके अंतर्गत कुछ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी वजह से जो किसान है उन्होंने अपना जो भी अनाज है वो स्टोर करके रखा है वेयर हाउस, जो कि गवर्नमेंट से अश्योर्ड है, और वो अनाज खराब हो जाता है, तो उस केस में बोला गया कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो फर्दर 6 महीने के लिए और भी दिया जा सकता है फॉर पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स के लिए। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप के लिए कुछ 6 महीने और भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। और इसके अंतर्गत अगर कभी नेशनल क्लाइमेटिस आ गई, किसी वजह से बारिश कम हो गई, सूखा पड़ गया खेत में, तो उस केस में भी ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 1 साल तक दिया जा सकता है। तो ये सब जो है पूरा न्यूज़ था, और इसको हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन लॉन्च किया गया है ऑन विटफुल डिफॉल्टर और लास्ट डिफॉल्टर के लिए। पहले तो हम ये समझते हैं क्या होता है ये विटफुल डिफॉल्टर्स और लास्ट डिफॉल्टर। डिफॉल्टर जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि वो बोरोवर जो अपना लोन पे नहीं कर पाता है उसको बोला जाता है डिफॉल्टर, ठीक है, बोरोवर डिफॉल्टर उन्हीं को बोला जाता है। तो अगर कोई बोरोवर ऐसा है जिसने 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा पैसा लेके रखा हुआ है और वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो उसको बोला जाता है विलफुल डिफ़ॉल्टर। और अगर कोई बंदा 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लेकर रखता है और वो पैसा नहीं लौटा पाता तो उस केस में बोला जाता है उसको लास्ट डिफ़ॉल्टर। तो ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर और लास्ट डिफ़ॉल्टर है जो अंडर आते हैं बैंक और एनबीएफसी के, इनको रिक्वायर्ड होगा कि जो भी इनका एनपीए अकाउंट है उसके बारे में बताना। और वो एनपीए अकाउंट कौन से होंगे, जो भी 25 लाख या उससे ज़्यादा की होंगी, मतलब कि विलफुल और लास्ट डिफ़ॉल्टर की इसमें बात चल रही है। तो इसके अंतर्गत जो भी एनपीए अकाउंट है वो बताने पड़ेंगे। और कौन कौन से आएंगे, जैसे कि मैंने बताया बैंक, एनबीएफसी, इसके साथ जो नाबार्ड है ये भी इसके अंदर आएगा।
एक्सियम बैंक इसके अंदर आएगा, ARC इसके अंदर आएंगे और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज भी इसके अंदर आएंगे। अब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, बिकॉज बैंक और NBFC और जो भी नाबार्ड हो गया या ARCs हो गए, ये जो है इन्फॉर्मेशन देंगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को ही, और उसके बाद जो है जो भी स्टेप लेना है ये लेंगे। तो हम इसके स्टेप के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है। अब पहले प्रोसीजर के बारे में बात करें तो अगर एविडेंस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर, वो एग्जामिनिंग करने का काम होगा आइडेंटिफाई कंपनी का, कमेटी का, और अगर कमेटी ने फाइंड किया कि ये जो है विलफुल डिफॉल्टर है, तो उस केस में उस बोरोवर को जो है विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको जो है एक शोकेस नोटिस भेजा जाएगा, और उस बोरोवर को जो है कुछ 21 दिन का टाइम दिया जाएगा कि उस नोटिस का रिप्लाई देने का। और अगर किसी कारणवश वो सही में अगर विलफुल डिफॉल्टर पाया जाता है, तो लास्ट जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि उसका जो है फोटोग्राफ लिस्ट किया जाएगा, कहाँ पे, जो लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर है यहाँ पे, और उसको जो है 1 साल तक कुछ भी बोरोइंग नहीं कर पाएगा, कोई भी एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले पाएगा विलफुल डिफॉल्टर, ऐसा कुछ कहना है RBI का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि RBI ने इशू किया है रिवाइज इंस्ट्रक्शन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व। तो ये बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बैंक है, वो क्या करती है, कोई भी बैंक हो, वो क्या करती है कि अपना पैसा जो है अलग से रख लेती है। किसी कारणवश अगर जिसने लोन लिया, एक जिसने भी डेब्ट लिया है, वो लौटा ना पाए, तो उस केस में बैंक अपने आप को कैसे संभाल पाए, तो उसके लिए बैंक जो अपने अलग से पैसा रख देती है, जिसको बोला जाता है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व। और ये जो है रखा गया है कोऑपरेटिव बैंक के लिए। और कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा क्यों किया गया कि कोऑपरेटिव बैंक में यूनिफिनिटी आ पाए, उसके लिए ये किया गया है। अभी किस किस कोऑपरेटिव बैंक में एप्लीकेबल होगा, ये जो अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके साथ और कुछ डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें मिलेगा कि ये जो रिवाइज BDDR है, इसमें बोला गया कि ये जो भी कोऑपरेटिव बैंक थे वो NPA को एज अ एक्सपेंस नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो अब जो है बोला गया कि इनको अगर NPA निकालना है तो वो निकालना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसकी जो डेट रख दी गई है वो रखी है 31 मार्च 2024 में। तो 31 मार्च 2024 तक जो है जो भी NPA अकाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तौर पे, NPA विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, नॉट एज एन एक्सपेंस जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते पहले, तो अब इनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये RBI का जो रिवाइज BDDR डेटा है इसके बारे में ये बताता है। अब पढ़ते हैं हाईलाइट्स ऑफ थर्ड बाई मंथली पॉलिसी, जो कि इस बार हो रहा था। इसके अंदर क्या क्या है वो पढ़ते हैं। तो ये जो था वो 6 से लेके 8 अगस्त तक हो रहा था, और नेक्स्ट वाला कहाँ पे होने वाला है, नेक्स्ट वाला अक्टूबर के महीने में होने वाला है। और ये जो था 15 मीटिंग था RBI की तरफ से, और ये RBI ने जो है इस बार रेपो रेट रखा है 6.5%, जो कि अनचेंज है 9 कंसेक्यूटिव टाइम के लिए। तो 9 बार से ये 6.5% ही है, जिसकी वजह से बाकी सारे रेट्स भी जो है ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। अब इसका कारण यही है कि रेपो रेट में ही पूरा का पूरा बाकी भी रेट से डिपेंड रहते हैं। अब मान लीजिए कि 6.5% है, अगर हमने इसमें प्लस माइनस 0.25% कर दिया तो आपको बहुत से रेट मिल जाएंगे। अगर मैं 0.25% प्लस कर दिया तो आपको 2 रेट्स हर समय मिलेंगे, वो मिलेंगे, एक है बैंक रेट और दूसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग रेट। और अगर हमने माइनस कर दिया 0.25 से तो आपको मिलेगा SDF, तो वो मिलेगा 6.25%। तो ये स्टैंडर्ड है बैंक का कि जब भी रेपो रेट होता है उससे प्लस अगर 0.25 करेंगे तो MSF और बैंक रेट मिलता है, अगर माइनस करते हैं तो SDF मिलता है। अब रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो 3.35% है, और SLR की बात करें तो बहुत टाइम से 18% पे ही है, और CRR जो है 4.5% पे ही है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन की बात करें तो RBI ने क्या प्रोजेक्शन किया है, प्रोजेक्शन की बात करें तो इसमें RBI ने जो GDP प्रोजेक्शन मारी है वो 7.2% मारी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, और जो CPI इन्फ्लेशन बोले तो वो मारी है 4.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। अब उसको क्वार्टरली आप डेटा देख सकते हो, क्वार्टरली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसके लिए जो GDP प्रोजेक्शन मारी है वो 7.2% ही मारी है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए मारी गई है। अब CPI की बात करें तो CPI जो है 4.4% मारी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 फॉर Q1, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब मैंने इसी का बताया कि नेक्स्ट मीटिंग जो है होने वाली अक्टूबर के महीने में, वो होगी October 7 से लेकर October 9 तक, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी मीटिंग में कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, वो देखते हैं। तो अब कोई भी टैक्स पेयर है, अगर वो UPI के थ्रू अपना जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो पे करना चाहे तो वो कर सकेगा। वो कितने था पहले लिमिट, वो था 1 लाख रुपये था, और उसको जो है बढ़ा के अब 5 लाख रुपये कर दिया कि 5 लाख रुपये तक वो पेमेंट कर पाएगा। और दूसरी बात करें तो RBI ने 2 यूजर्स को सेम अकाउंट बैंक अकाउंट से जो है UPI पेमेंट करने के लिए कुछ रूल्स जो है लाए हैं, ठीक है।
तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया डेलीगेटेड पेमेंट इन यूपीआई, जिसकी वजह से जो प्राइमरी यूज़र है वो सेट कर सकता है यूपीआई लिमिट, और जो भी सेकेंडरी यूज़र हो गए उनके लिए, ठीक है। तो हम इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे भी। एक इसके ऊपर न्यूज़ है जो कि डिटेल में है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पूरा डेलीगेटेड पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आरबीआई ने कुछ मेजर्स रिलीज़ किया है जिसके अंतर्गत बोला गया कि ये टैकल करेगा अनऑथराइज डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को। और अनऑथराइज डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को कैसे जो है टैकल करेगा, बाय पब्लिक रिपोजिटरी बना के, ठीक है। और पब्लिक रिपोजिटरी बना के बताया जाएगा कि कहाँ कौन सा जो है अनऑथराइज डिजिटल लैंडिंग ऐप्स है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा इनिशिएटिव है, वो है फॉरेक्स रिजर्व जो है इस पर सबसे ज़्यादा हाई था, वो था 675 बिलियन। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा लेसन पॉइंट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड मिलेगा कि आरबीआई ने बोला है कि ये कंटिन्यूस रखेंगे ट्रंकेट सिस्टम को, और ये जो है प्रेजेंटली अभी T+1 डे लग जाता है ट्रंकेट सिस्टम में चेक क्लियर होने में, और आरबीआई का प्लान है कि ये कुछ फ्यू आवर्स में ऐसा हो पाए। तो इसी की वजह से इस इनिशिएटिव को और बढ़ावा दिया गया है। इसके बाद आरबीआई ने शॉर्टन कर दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंक रिपोर्ट टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। अब देखिए, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को, बैंक को टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट भेजते रहना पड़ता है। कोई भी बंदे ने अगर लोन लिया हो या कोई भी बंदे ने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया हो, वो सब रिपोर्ट जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को भेजना पड़ता है। लेकिन पहले कैसा था कि 30 दिन का पीरियड था और 30 दिन के अंदर भेजना पड़ता था, लेकिन अब जो है इसको 15 दिन में ही भेजना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। और ये रूल जो है अभी लागू नहीं होगा, ये रूल लागू होगा 1 जनवरी 2025 से। तो 1 जनवरी 2025 से इसके रूल जो है लागू होंगे। अब आरबीआई के न्यूज़ में पढ़ते हैं तो नेक्स्ट, तो आरबीआई ने टाइट कर दिया नॉर्म्स फॉर एनबीएफसी P2P, मतलब कि पेयर टू पेयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। अब पेयर टू पेयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है लेने के लिए एनबीएफसी को अलग से आरबीआई के पास रजिस्टर करना पड़ता है, और आरबीआई ने ये टाइट नॉर्म इसलिए किया गया है कि जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस हो पाए एनबीएफसी में, और ये जो है इमीडिएटली लागू हो जाएगा आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। मतलब आप अगर ये न्यूज़ अभी पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, तो ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है जो भी एनबीएफसी है उनके लिए। तो P2P में क्या होता है हम आगे स्लाइड में देखें, पहले ये देखते हैं कि क्या क्या नॉर्म जो है टाइट किए गए हैं। तो इसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है जो भी एनबीएफसी P2P होने वाला है वो नहीं कर पाएंगे क्रॉस सेल प्रोडक्टिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब कि कोई भी दूसरे इंश्योरेंस का जो है अपने दूसरे इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस नहीं बेच पाएंगे, वो अपना इंश्योरेंस बेच सकते हैं, लेकिन दूसरी जो भी कंपनीज होती है उनका इंश्योरेंस नहीं बेच पाएंगे। उसके बाद इनको इन्वेस्टमेंट टूल यूज़ करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद बोला है कि ये कोई भी लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो मैच कर लेते हैं जो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है, तब वो जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। और इसके बाद बोला गया है कि जो भी फंड है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट के थ्रू। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए 2 पर्सन है, ठीक है, एक सेलर है, एक बायर है, ठीक है। बायर आप हो जिसको एप्पल का आईफोन खरीदना है, तो आप दोनों क्या करोगे, एक सिंगल जॉइंट अकाउंट बनाओगे जिसको बुलाता है एस्क्रो अकाउंट। और ये एस्क्रो अकाउंट दोनों बनाएंगे, जो बायर होगा, जो लेंडर होगा वो भी, जो बोरोवर होगा वो भी। तो अब क्या करेगा कि सेलर जो है मान लीजिए यूएस में है और यूएस से आपको कोई आईफोन मंगाना है, तो सेलर क्या बोलेगा कि आप जो है एस्क्रो अकाउंट में जो है पैसा डाल दो। तो आप क्या करोगे कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल दोगे, और जो सेलर है वो देख लेगा आपने कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल दिया है, तो सेलर जो है आपको डिलीवर कर देगा वो आईफोन। तो बाद में जो है सेलर को वो एस्क्रो अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। तो एस्क्रो अकाउंट क्या करता है, एक तरह से ट्रस्ट जो है बिल्ड करता है बिटवीन लेंडर और बोरोवर के बीच में। अब इसी केस को एक और तरह से देख सकते हैं। अब मान लीजिए जो सेलर है और जो बायर है, बायर ने आईफोन बाय किया और बायर ने जो है पैसा जो है एस्क्रो अकाउंट में रख दिया, लेकिन इसी वजह से जो डिलीवरी नहीं हो पाई सेलर टू बायर, तो उस केस में जो भी पैसा है वो वापस से बायर के पास चले जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एस्क्रो अकाउंट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो इसी की वजह से बोला गया कि जो भी पेयर टू पेयर प्लेटफॉर्म है, जो एनबीएफसी पेयर टू पेयर प्लेटफॉर्म है, वो फंड ट्रांसफर कर पाएंगे सारे के सारे, वो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ही कर पाएंगे, मतलब एक थर्ड पार्टी अकाउंट के थ्रू कर पाएंगे। और इसके लिए जो डेट रखी गई है कि इफेक्ट हो जाएगा 15 नवंबर 2024 से। और जैसे मैंने आपको बताया कि लोन जो है अप्रूव बोर्ड अगर हो तो उस केस में लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। वो उसके लिए कुछ लिमिट भी रखी गई है बाय आरबीआई, वो रखा है 50 लाख रुपये। 50 लाख से ऊपर जो है एनबीएफसी P2P में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जो भी एनबीएफसी है उनको मैंडेटरी कर दिया कि जो भी एनपीए है उसके बारे में बताना मंथली बेसिस पे, ठीक है। अब हम समझते हैं ये P2P प्लेटफॉर्म के बारे में। तो P2P प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जो भी लेंडर और बोरोवर है वो अनसिक्योर्ड लोन जो है ले सकता है। और ये कुछ नहीं होता, एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें एनबीएफसी को जोड़ने का काम करता है
जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पब्लिक है उनको, ठीक है, एनबीएफसी को जोड़ने का काम करता है, नॉर्मल पब्लिक है उनको P2P प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये आप मान सकते हो P2P जो है अमेजोन है, एनबीएफसी जो है सेलर है, और आप जो है कस्टमर हो। अमेजोन क्या करता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें सेलर जो है अपना माल बेच पाता है पब्लिक को। तो वैसे ही कुछ एनबीएफसी जो है अपना लोन बेच पाती है पब्लिक को थ्रू P2P सर्विस। अब P2P सर्विस के लिए आरबीआई को एक प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना, आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एनबीएफसी को, तभी वो जो है P2P जो है यूज़ कर पाएगी प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट साइड में चलते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है कि आरबीआई ने रिलीज किया न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता लग रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेगुलेट कर पाती है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेट कर पाती है, लेकिन ये जो है नॉन गवर्नमेंट एंटिटी होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए आरबीआई है, अब आरबीआई जो है बैंक के ऊपर रेगुलेट करती है, तो आरबीआई गवर्नमेंट एंटिटी है, तो आरबीआई इसके अंदर नहीं आएगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कौन कौन से आएंगे, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया जो कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि पेमेंट का जो भी इशू है उसको रेगुलेट करता है। तो ये सारे के सारे जो आते हैं वो आते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में। अब फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क चेंज किया गया है। तो इसमें बोला गया कि जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे इनको अंडर आना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 के, और तभी जो है ये सेटअप कर पाएंगे नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी। और इसकी जो है मिनिमम नेटवर्क इनका 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, और इनकी जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्स होना चाहिए, और कोई भी एंटिटी को अलाउड नहीं है कि वो 10% से ज़्यादा जो है पेड अप कैपिटल जो है वो शेयर किया करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल जो है लाया गया है बाय आरबीआई। अब आरबीआई का ये न्यूज़ आगे और पढ़ते हैं, और ये लास्ट न्यूज़ है माइंड मैपिंग का आरबीआई की तरफ से, जिसमें आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है कि वो जो भी नॉर्मल पर्सन है वो अब फास्टैग और जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है इसमें ऑटोपे वाला फीचर यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो है आरबीआई के थ्रू रिलीज़ किया गया है। सॉरी, ये थोड़ा स्लाइडिंग थोड़ा ऊपर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लाइसेंस के ऊपर पढ़ते हैं कि आरबीआई ने किसको क्या क्या लाइसेंस दिया गया है। तो आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है अमेजोन पे, एडियान और बिल डेस्क को, और ये लाइसेंस जो है बिल डेस्क को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए दिया गया है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, और अमेजोन पे और एडियन को जो है एज अ ओनली इंपोर्ट के लिए जो है ये लाइसेंस दिया गया है। अगर कोई इंपोर्टर है वो अमेजोन पे के थ्रू जो है पेमेंट कर पाएगा आफ्टर दिस जो लाइसेंस जो है अप्रूवल किए गए उसके बाद। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड अब आरबीआई के जो भी लाइसेंस है वो और पढ़ते हैं। तो इसमें मिलेगा कि जय किसान जो कि महाराष्ट्र में स्टार्टअप्स हैं, इनको जो है एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है बाय आरबीआई, और इसके बाद जो भी इनका फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो बेच पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंडस बैंक को जो है बोला गया कि ये सेटअप कर सकते हैं म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, और ये भी अप्रूव किया गया बाय आरबीआई। अब पढ़ते हैं जो भी पेनल्टीज है आरबीआई का वो एक साथ। तो इसमें आपको मिलेगा कि आरबीआई ने जो है यूबीआई को पेनल्टी लगाई है, वो लगाई है 1.06 करोड़, मतलब कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 1.06 करोड़ रुपये जो है आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रेगुलेटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सप्लोरर अक्रॉस बैंक और केवाईसी नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया आरबीआई के, जिसके से ये पेनल्टी लगाई है। उसके बाद मिथुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 5 लाख रुपए की लगाई है कि इन्होंने भी जो है एनबीएफसी के डायरेक्शन जो भी है 2021 का उसको फॉलो नहीं किया है। और नीदो होम फाइनेंस लिमिटेड को जो है 5 लाख की जो है पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने कॉपरेटिव बैंक बाय कॉपरेट को लेंडिंग बाय बैंक एंड एनबीएफसी टू प्रायोरिटी सेक्टर जो भी रूल्स है उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया गया है। नेक्स्ट अशोक, ये वाला थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ये वाला जो न्यूज़ है वो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको इवन स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अशोका लिमिटेड, इसको जो है 3.1 लाख रुपए का जो है पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने भी जो है जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी से या डिपॉजिट टेकिंग कंपनी से डायरेक्शन रूल है उसको जो है अच्छे से फॉलो नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो पुणे बेस्ड है, इसके ऊपर जो है 1.27 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने भी जो है केवाईसी नॉर्म्स और लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया है। और यही था इंपॉर्टेंट, जो पीएसबी वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे याद हो पाते तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाते तो इतना कोई इशू नहीं है, इसमें क्वेश्चन बनना के चांसेस कम है, लेकिन तब भी आपको अगर हो पा रहा तो बहुत सही है, ठीक है। इसमें मैं बोलूँगा ये पूना वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड को जो है 10 लाख रुपये का जो है पेनल्टी लगाई गई है कि इन्होंने जो भी डिपॉजिट टेकिंग रूल्स है 2016 के उसको फॉलो नहीं किया। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो भी पेनल्टी हो वो हमारी ख़त्म होगी,
जो भी सेबी के न्यूज़ है वो हम एक साथ कवर करते हैं। आरबीआई की न्यूज़ खत्म हो गया, अब सेबी की न्यूज़ में एक साथ पढ़ते क्या क्या सेबी की न्यूज़ है इस महीने में। तो सेबी ने रिवाइज कर दिया गाइडलाइन फॉर बोरोइंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। तो कैटेगरी 1 में कौन कौन से आते हैं वो आप नीचे देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है क्या है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो फंड होता है अदर देन स्टॉक, बॉन्ड मार्केट और कैश इन्वेस्टमेंट, जिसके से जो बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो इसमें मोस्टली जो है इन्वेस्ट करते हैं, बैंक या कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख रुपये चाहिए होता है, जिसके से नॉर्मल पर्सन जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता। और ये इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर कभी भी स्टॉक मार्केट डूब गया तो उस केस में उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता अल्टरनेटिव इन्वेस्ट फंड में, जिसके से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इसमें भी इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। अब ये जो है 3 कैटेगरी में आती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है मोस्टली स्टार्टअप्स के लिए रखा जाता है। कैटेगरी 2 जो है जो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए किया जाता है। और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो नहीं आता वो जो कैटेगरी 3 में रखी जाती है। तो कैटेगरी 1 में आप देख सकते हो कौन कौन से आते हो, कैटेगरी 2 में कौन कौन से आते हो वो आप देख सकते हो। अब एक और चीज़ आती है वो होती है लार्ज वैल्यू फंड। लार्ज वैल्यू फंड की बात करें तो उसके लिए मिनिमम आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 70 करोड़ का होना चाहिए। तो ये लार्ज वैल्यू फंड भी हमने पढ़ लिया। अब आपको थोड़ा थोड़ा न्यूज़ जो है समझ आ जाएगा लार्ज वैल्यू फंड और जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, कि इसमें जो ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो इन्वेस्टमेंट फंड है इनको बोला जाए कि ये टेम्प्रेरी जो भी फंडिंग है रिक्वायरमेंट है वो नहीं उठा पाएंगे एज अ लोन और मोर देन 30 डेज, मतलब 30 डेज से उठा पाएंगे, 30 डेज से ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। और ये मैक्स टू मैक्स एक साल में 4 बार ही उठा पाएंगे और ये नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे जो 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड है। तो जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका 10% ज़्यादा जो है लोन नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद बोला गया जो वर्चुअल कैपिटल फंड है ये अपना जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह कर पाएंगे अप टू 19 जुलाई 2025 तक। तो अगर इनको चेंज करना है तो ये कर पाएंगे। अब लार्ज वैल्यू फंड की बात करें जो कि 70 करोड़ की मैंने बात की थी कि वो इन्वेस्टमेंट जिसमें 70 करोड़ से ज़्यादा हो तो वो उसका जो भी स्कीम है वो एक्सटेंड कर दिया 5 साल के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी ये थोड़ा ब्लैक हो गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और जूम इन करते हैं। तो सेबी ने डायरेक्ट किया है कि जो भी म्यूचुअल फंड है कि वो जो है 80 बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए उनको येट टू कॉल बेसिस पे ही कर पाएंगे। अभी येट टू कॉल मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई भी अब मान लीजिए कोई भी अपने लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है तो वो सरेंडर होने से पहले अगर आपने पैसे निकाल लिए तो आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी भी पड़ती है, ठीक है। तो येट टू कॉल का मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉन्ड रिलीज किया गया तो उस बॉन्ड के ख़त्म होने से पहले अगर पैसे निकाल लिए उस कुछ टाइम पहले तो उस केस में उसको बुलाता है येट टू कॉल और उसमें कुछ भी पेनल्टी नहीं लगती। तो यही एडवांटेज है येट टू कॉल का। और बोला गया कि जो भी म्यूचुअल फंड है उनको 80 बॉन्ड के लिए येट टू फंड यूज़ करना पड़ेगा। अब 80 बॉन्ड के बारे में पढ़े तो 80 बॉन्ड जो है एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होती है और ये राइज की जाती है मनी को टू बिल्ड द कोर कैपिटल इक्विटी को कोर इक्विटी कैपिटल को बिल्डअप करने के लिए। इसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती और इसकी मतलब कोई भी इसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें जो है पीरियडिकली इंटरेस्ट दिया जाता है जब तक बॉन्ड जो भी म्यूचुअल फंड ने खरीदा हो तब तक, ठीक है। तो आपको ये सब पता होगा कि ये जो है बेसल 3 नोम्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलता है। नेक्स्ट अदर्स जो भी न्यूज़ है वो एक साथ पढ़ते हैं, जिसमें आ रहा है कि एसबीआई ने अप्रूव कर दिया है 25,000 करोड़ की फंडिंग प्लान बाया टायर 1 और टायर 2 के थ्रू। तो ये जो है कुछ 25 करोड़ तक एसबीआई जो है फंड ले पाएगा और ये फंड ले पाएगा बाय इशूइंग द टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2025। अब ये कौन कौन से डोमेन में वो कर पाएगा, मतलब टायर 1 टायर 2 बेच पाएगा बॉन्ड, वो दो ही डोमेन में बेच सकते हैं, मतलब कि दो रुपये या तो डॉलर, ये दो ही चीज़ें हैं जहाँ पे जो यूज़ करके जो है टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड जो है इशू कर सकता है एसबीआई। नेक्स्ट चलते हैं एल एंड टी फाइनेंस को जो है एनबीएफसी आईसीसी का लाइसेंस मिल गया। ये वही लाइसेंस है तो टाटा कैपिटल को मिला था। और ये क्यों मिला था टाटा कैपिटल की मर्जर की वजह से, तो एल एंड टी को मर्जर की वजह से ये लाइसेंस मिला गया है। एल एंड टी इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड और एल एंड टी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट लिमिटेड ये दोनों जो है मर्ज होने वाले एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड के में, जिसके से ये जो है एनबीएफसी आईसीसी का जो है ये दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बारे में आप इधर भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते डिटेल में। तो एन जो आरबीआई है पहले जो था वो था लोन कंपनी, एसिड फाइनेंशियल कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी, और ये सारा का सारा को मिला के जो है एनबीएफसी आईसीसी बना दिया गया है। और एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और एनबीएफसी आईसीसी के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है वीकली और डेली पीडीएफ में, तो हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे। आप इवन वीडियो पॉज करके वो अच्छे से समझ सकते हो इस चीज़ को।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो लोन है वो एक साथ पढ़ते हैं। तो इसमें मिलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ 5,000 करोड़ रुपए जो लोन दिया है टू सेल। अभी क्यों दिया गया कि सेल का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको ठीक करने के लिए दिया गया है, और ये 5 साल का लोन होने वाला है जो कि इंटरेस्ट रेट सिर्फ 7.49% में दिया जाएगा। अब ये सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट रहता है नॉर्मली, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने ये लोन का इंटरेस्ट कम रखा गया है। नेक्स्ट रखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ 500 मिलियन यूएसडी देने की बात की है महाराष्ट्र के टर्शरी जो हॉस्पिटल केयर है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसके अंतर्गत कुछ 4 जो है मेडिकल कॉलेज भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने कुछ 45,000 करोड़ रुपए देने की बात की है जवाहरलाल नेहरू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ये बनाने का काम होगा जवाहरलाल नेहरू इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट अथॉरिटी का, और इसके लिए जो फंडिंग दी गई है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने दी गई है। नेक्स्ट करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कुछ 500 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है कि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इंडिया का वो अच्छे से हो पाए। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि 4 स्टेट में इसको बनाने की बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। तो ये 4 कौन से स्टेट से वो मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये 4 जगह पे जो है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनने वाला है, और इसका टोटल लेंथ माने तो आपको मिलेगा 781 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ होने वाला है इस प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट आप लॉन्चेस में चलते हैं कि बैंक में क्या क्या लॉन्चेस किए गए हैं। तो इसमें मिलेगा कि LIC ने लॉन्च किया है LIC युवा टर्म और डिजी टर्म। नाम से पता लग रहा है कि ये जो है युवा के लिए बनाया गया है टर्म इंश्योरेंस, और दूसरा जो है डिजिटल फॉर्म में होने वाला है। मतलब कि जो युवा टर्म होगा वो ऑफलाइन अवेलेबल होगा और जो डिजी टर्म होगा वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। और इसकी अगर सम अश्योरिटी की बात करें तो इसमें जो सम अश्योरिटी है वो मिलेगी 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक। और ये तभी, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस है, ये तभी अवेल कर सकते हैं बेनिफिट अगर वो पर्सन जो है गारंटी डेट हो जाए और वो जो है प्रूफ कर पाए LIC को, तभी जो है इसका लाभ ले पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है LIC युवा क्रेडिट लाइफ और डिजिटल क्रेडिट लाइफ। जो युवा क्रेडिट लाइफ है ये सेम है जैसे ऑफलाइन ही रहेगा, लेकिन इसमें जो डिजिटल क्रेडिट लाइफ है वो जो है ऑनलाइन लेने का काम करेगा, और इसके इसमें जो सम अश्योरिटी है वो सेम ही रहने वाली है 50 लाख से 5 करोड़ तक। और ये जो दिया जाएगा तो जो भी लोन लायबिलिटी है उसको कवर करने के लिए ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया है। इसमें जो है एज होगी वो 18 से 45 ईयर्स तक रहेगी, और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 23 से 70 ईयर्स तक रहने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर से पढ़ते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया किसान का सम्मान प्रोग्राम, और ये जो है एम्पावर करेगा जो भी जम्मू एंड कश्मीर के जो किसान हैं उनको, और ये प्रोग्राम जो है आइडेंटिफाई करेगा जो भी किसान जो है टाइम टू टाइम जो है पेमेंट करते हैं अंडर द KCC किसान क्रेडिट कार्ड में, और उनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाएगा टाइम टू टाइम पे करने के लिए। उसके साथ उनको एडिशनल लोन प्रोडक्ट भी दिया जाएगा, और ये लोन प्रोडक्ट जो दिया जाएगा वो किसान 2 स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा, और इसकी वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का वो बढ़ा पाएंगे जो भी किसान है जम्मू एंड कश्मीर के वो। और ये प्रोग्राम जो है चलने वाला है 30 सितंबर 2024 तक, तो आपको ये डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, DBS बैंक ने लॉन्च किया DBS गोल्डन सर्कल, और ये जो सीनियर सिटीजन के लिए ये लॉन्च किया गया कि ये हाई इंटरेस्ट जो है अर्न कर पाए ऑन सेविंग अकाउंट FD और जो साइबर इंश्योरेंस है उधर भी। अब सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसमें जो भी सीनियर सिटीजन है वो 7% तक जो है अर्न कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए जो है इनको मिनिमम अमाउंट जो है सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपये रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो है अप टू 5 लाख तक रख सकते हो। अब फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसमें जैसे कि एडिशनल 0.5% दिया जाता है जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं नॉर्मली, तो वैसे भी नॉर्मली देने वाला है, और इसमें जो टर्नओवर होने वाला है कुछ 376 डेज से लेके 540 डेज तक। और उसके बाद साइबर इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 1 लाख रुपये तक, ठीक है। और ये सब कुछ जो लॉन्च किया गया है बाई DBS बैंक, ये लॉन्च किया गया है जो अभी DBS बैंक का ही 30 एनिवर्सरी था इंडिया में। और मैं बताना चाहूँगा कि DBS बैंक इंडिया का बैंक नहीं है, ये एक सब्सिडरी है DBS बैंक लिमिटेड जो कि सिंगापुर बेस्ड है, ठीक है। तो DBS बैंक इंडिया जो है DBS बैंक सब्सिडी है सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक का, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं सेतु जो है ओन करता है बाय पाइन लैब, और इसको जो है लॉन्च किया गया है, इसको जो है इन्होंने जो है लॉन्च किया है UPI सेतु जो है इंडिया का पहला UPI फोकस जो भी बिजनेस है या जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इनके लिए लॉन्च किया गया है कि ये जो है UPI यूज़ करें, और जो भी थर्ड पार्टी वैलिडेशन सर्विस है या EMIs है या UPI ऑटो पे है या QR कोड पेमेंट है, ये सबका फैसिलिटी ले पाए। और ये स्पेशली किसके डिज़ाइन किया गया, ये बिजनेसेस और डेवलपर के लिए ही डिज़ाइन किया गया, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्चेस में आ रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसने लॉन्च किया गृह रक्षा
और ये एक तरह का होम लोन है जो कि आर्म फोर्स के पर्सनल से इनको दिया जाएगा। अभी आर्म फोर्स के पर्सनल दोनों को दिया जाएगा, वो सर्विंग हो रिटायर्ड हो दोनों को दिया जाएगा। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 8.4%। और इसके लिए जो सिविल का जो स्कोर होना चाहिए वो 750 से ज़्यादा का होना चाहिए, ऐसा कुछ कहना है ICICI नहीं सॉरी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। और ये ऑफर वैलिड है 30 सितंबर 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट लॉन्चेज जो आ रहे हैं वो आ रहा है PNB की तरफ से। तो PNB ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है अंतर्दृष्टि डेबिट कार्ड। और ये डेबिट कार्ड आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है वर्चुअली इम्पैक्ट कस्टमर्स के लिए। जैसे कि आप देख भी सकते हैं डॉटेड में बना हुआ है, जिसकी वजह से जो भी बंदा है वो अपना नाम पढ़ पाए कि कहाँ पे। इवन जो इसका क्रेडिट कार्ड में जो आपको लोगो मिल रहा है ये भी थोड़ा एवोल्यूटेड है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से छूने से जो भी वर्चुअली इम्पैक्ट पर्सन है वो समझ पाए। और इसमें आपको ये एज दिख रहा होगा, ये आपको ऐसा करके एज है ना, तो ये एज बनाया इसलिए गया है कि समझ पाए कि ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो इसी के लिए ये जो है एज बनाया गया। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो है इस कार्ड के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम डेली लिमिट्स की बात करें तो NFC मतलब कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू वो 5,000 लिमिट है। और कैश विड्रॉ में बात करें तो 25,000 की लिमिट है इस कार्ड में। और पॉइंट ऑफ सेल की बात करें तो 60,000 रुपये की लिमिट है इस कार्ड में। ठीक है, ऐसे तो लिमिट पूछना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी आपको फीचर्स पता होना चाहिए इस कार्ड के। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया वीज़ा के साथ और ये लॉन्च कर रहे हैं प्रीमियस एक तरह का अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होने वाला है, जिसकी ज्वाइनिंग फी जैसे पता लग रहा है कि अल्ट्रा प्रीमियम है तो उसकी ज्वाइनिंग फी बहुत ज़्यादा होगी, जिसके वजह से ज्वाइनिंग फी जो है 1.8 लाख रुपये आपको मिलेगा। ये क्रेडिट कार्ड जो है डिज़ाइन किया गया जो भी अल्ट्रा हाई वेल्थ नेटवर्क इंडिविजुअल है हमारे इंडिया में उन्हीं के लिए। और ये प्रीमियस जो है वो आप ऐसा नहीं है कि आप ले सकते हो, इसके लिए आपको इन्विटेशन मिलेगी। जैसे कि आपको पता होगा ये बैंक जो है मोस्टली अपना क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए आपको फ़ोन कर दी क्रेडिट कार्ड ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इन्विटेशन के थ्रू ही आपको जो है ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ऐसा कुछ कहना है एक्सिस बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्सिस बैंक का ही न्यूज़, जिसमें एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है संपर्क वीक 2024 का, और ये सेकेंड एडिशन होने वाला है। और ये क्या करेगा कि जो भी एम्प्लॉय है एक्सिस बैंक के उनको सिखाया जाएगा कैसे इंटरेक्ट किया जाता है कस्टमर के साथ, तो इसी के लिए ये जो है वीक जो है लॉन्च किया जाता है बाय एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया वीज़ा के साथ ही और एक नियो फॉर मर्चेंट ऐप लॉन्च किया गया है। और ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है जो भी मर्चेंट है उनके लिए, और ये हेल्प करेगा कि वो मैनेज कर पाएंगे अपना पेमेंट, व्यू कर पाएंगे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, राइज कर पाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट और थ्रू देयर मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी वजह से जो भी रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं बैंक्स में उनको हटाने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये जो है एम्प्लॉयमेंट खा रहा है रिलेशनशिप मैनेजर्स के। नेक्स्ट चलते हैं, एक आ रहा है RBL बैंक जो कि विजय फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया गया फॉर सोल्जर्स। और ये इसका जो टर्नओवर होने वाला है वो 500 दिन का होने वाला है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो रेगुलर कस्टमर है उसको 8.1% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो इनको जो है 6.5% मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीनियर जब कभी भी सीनियर सिटीजन होता है तो उस केस में इनको 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है मोस्टली ज़्यादा बैंक में। और जो सुपर सीनियर सिटीजन होंगे मतलब जो 80+ होंगे उनको मिलेगा 8.85% पर एनम का जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर निफ्टी 10 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड जो है लॉन्च किया गया है। इंडेक्स फंड एंड EFT जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोसेस म्यूचुअल फंड ने। अब निफ्टी में क्या होता है कि निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती है, आपको उसके बारे में पता होगा। तो वो टॉप 50 कंपनीज में भी टॉप 10 कंपनीज को उठाएगा और उस टॉप 10 कंपनीज को जो है इक्वली डिवाइड किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने टॉप 10 कंपनीज में जो है 1 लाख रुपये लगाए हैं, तो 1 लाख रुपये को जो है 10-10 हज़ार रुपये में डिफरेंट कंपनीज में लगाने का काम करता है ये डिसिप्लिन साइंस प्रोसेसिंग म्यूचुअल फंड। और इसकी बात करें तो इस इंडेक्स में जो है मिनिमम जो है 100 रुपये लगा सकते हो। और ETF जो एक्सचेंज ट्रेड फंड है उसमें आप मिनिमम जो है 5,000 रुपये लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्चेस में चलते हैं। तो ये आ रहा है M1 नेक्स्ट, और ये एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेडिंग फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म होने वाला है गिरसुरी गांधीनगर में, जो भी NBFC है वो ग्लोबली जो है पैसा उठा पाए उसके लिए जो है लॉन्च किया गया। मतलब कि ग्लोबली बैंक से जो है पैसा उठा पाए इसके लिए ये लॉन्च किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पहला बैंक जो है पार्टनर बना था वो इंडस बैंक बना था, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बंधन बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो बंधन बैंक ने जो है लॉन्च किया अवनी एक तरह का सेविंग प्रोडक्ट है जिसमें मास्टर कार्ड का प्रीमियम डेबिट कार्ड मिलेगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें कुछ एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवरेज भी है 10 लाख रुपए का। अगर कार्ड लॉस लाइबिलिटी की बात करें तो कुछ 3 लाख रुपए मिलेगा इसमें रखा गया है एज ए इंश्योरेंस। और अगर बात करें ये जैसे कि प्रीमियम डेबिट कार्ड है तो इसके लिए जो है एवरेज
क्वार्टरली बैलेंस भी जो है 25,000 रुपये रखने के लिए मैंडेटरी करा है बंधन बैंक ने। अब बंधन बैंक की बात की तो इनका एक प्रोग्राम भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है बंधन बैंक डिलाइट्स, जो तेरा लॉयल्टी प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम कुछ नहीं है, एक जैसे नॉर्मल रिवॉर्ड्स पॉइंट होता है उसी के लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बंधन बैंक का जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है इसको डिलाइट पॉइंट्स बोला जाता है, तो उसी के लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट टाटा की तरफ से एक न्यूज़ आ रहा है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, और ये एक तरह का न्यू टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट होने वाला है। ये न्यू टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है अगर कभी किसी बंदे का डेथ हो जाता है तो उसके इसमें वो इंस्टेंट पे आउट देने का काम करेगा। वो पे आउट जो है 3 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। और अगर फ्लेक्सिबल प्रीमियम की बात करें तो ये अगर 5 साल तक उन्होंने प्रीमियम पे किया है, अब मान लीजिए 5 साल तक उन्होंने 1 लाख रुपये पे किया है, तो वो जो है 12 महीने का जो भी प्रीमियम है वो पैसा वापस निकाल सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब कि अगर 1 लाख रुपये जमा किया होगा तो उस केस में वो 20,000 रुपये जो है अमाउंट वापस निकाल सकते हैं इस जो भी प्रोग्राम है, जो भी टर्म इंश्योरेंस है इसके अंतर्गत। अब जैसे कि टर्म इंश्योरेंस है तो ये लंबा इंश्योरेंस होने वाला है, तो इसके अंतर्गत 2 प्लान हैं। एक है लाइफ प्रॉमिस जिसमें 100 साल तक जो है कवरेज देगा, और दूसरा जो है लाइफ प्रॉमिस प्लस है जिसके अंतर्गत सेम है सब कुछ, जैसे 100 साल तक देने का काम ये भी करेगा, लेकिन इसमें 100% जो है प्रीमियम वापस जो है रिफंड हो जाएगा जो भी पर्सन जो है ये टर्म इंश्योरेंस लेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्चेस पे चलते हैं। तो लॉन्चेस ने अब लॉन्चेस खत्म हो गए, अब कोलैबोरेशन जो है चालू होते हैं। तो ये आ रहा है कि HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड ने कोलैब किया है विस्टेड फाइनेंस लिमिटेड के साथ, जो कि यूएसए का ये प्लेटफॉर्म है। तो ये दोनों मिलके जो है ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0 के थ्रू जो भी NRIs है उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर इंडिया का नॉलेज देने का काम करेंगे। मतलब कि ये सिंप्लीफाई करेंगे जो भी फंड ट्रांसफ़र है उसको, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे इंटरनेशनली फंड ट्रांसफ़र को। नेक्स्ट मुंबई बेस्ड एक थॉमस कुक कंपनी है जिन्होंने पार्टनर किया NPCI के साथ, और इन्होंने जो है एक फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया जिसका नाम है रुपे AED। ये जो है UAE जो दिरहम होता है उसी में जो है ये कार्ड जो है यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कि UAE में जो है यूज़ कर पाएंगे मोस्टली ये कार्ड, तो इसीलिए ये लॉन्च किया गया कि ये कोई पर्सन अगर UAE जाता है तो वो जो है ट्रैवलिंग जो भी ट्रैवलर जो UAE जाता है तो वो उस केस में वो ये कार्ड यूज़ कर पाएगा, ठीक है, UAE में, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ऐसा कुछ पहला ऐसा फर्स्ट ऑफ इस काइंड पार्टनरशिप है जिसमें नॉन बैंकिंग एंटिटी ने NPCI से लाइसेंस दिया और जो फॉरेक्स कार्ड जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं IIT मद्रास ने पार्टनर किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और ये दोनों मिलकर इस्टेब्लिश करने वाले हैं IITM सिक्योर लैब सिस्टम, और ये जो है हेल्प करेगा डेवलप डिप्लॉय और सिक्योरिटी सॉल्यूशन देने का हेल्थ केयर फिनटेक और AI स्पेस में। नेक्स्ट चलते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है HCBC बैंक के साथ, HCBC इंडिया के साथ, और ये एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस होने वाला है। बैंक का इंश्योरेंस पता होगा कि जो SBI का जो जनरल इंश्योरेंस है वो बेचा जाएगा जो भी HCBC ब्रांच है इंडिया का वहाँ पे। ये मेरे ख्याल से ये वापस से रिपीट हो गया, तो आप इधर स्किप कर सकते हो इसको, ये वाला वापस रिपीट हो गया, इसको स्किप कर देना। मैं ट्राई करूँगा कि आपको PDF में इसको रीड कर दूँ। नेक्स्ट चलता है कोलैबोरेशन, ये आ रहा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर के एल्दिस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, और ये भी एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस होने वाला है। और LIC लंबार्ड लाइफ इंश्योरेंस ने भी बैंक का इंश्योरेंस किया है, लेकिन 7 बैंक के साथ किया है, शायद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ किया है। एक बंधन बैंक मिलेगा आपको, एक कर्नाटका बैंक मिलेगा, एक पेमेंट बैंक मिलेगा, NSDL पेमेंट बैंक मिलेगा, आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक मिलेगा, आई फाइनेंस मिलेगा, मिथुट मिनी फाइनेंस मिलेगा, और निवारा होम मिलेगा। तो ये 7 जो आपको बैंक का इंश्योरेंस याद रखने, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है आपको येलो वाला मिलेगा जो बंधन बैंक और कर्नाटका बैंक है, और इसके बाद NSDL पेमेंट बैंक है, ये सारे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। फिर बैंक का इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो और बैंक का इंश्योरेंस पढ़ते हैं एक और, तो ये आ रहा है कि बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया HCBC इंडिया के साथ, और ये एक तरह बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप होने वाली है। आप ये मत समझ रहे कि मैं आपको कोई पुराना बैंक का इंश्योरेंस लेकर आ रहा हूँ, ये इसी अगस्त महीने के जितने भी बैंक का इंश्योरेंस है वो सारे हमने खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमल फाइनेंस के बारे में, कि परिमल फाइनेंस बैंक ने जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पार्टनर किया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, और कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, हाई टेक एंड हाई टच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। और सेंट्रल बैंक में जो है सेंट्रल बैंक का जो ब्रांच है उसको यूज़ करके जो भी लो और मिड इनकम बोरोवर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कोलैबोरेशन काम इतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट एक और कोलैबोरेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट 3 कोलैबोरेशन है, इसका बैंकिंग अवेयरनेस हमारा खत्म, क्योंकि आ रहा है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने आदित्य बिरला
फाइनेंस लिमिटेड ने पार्टनर किया है एयू स्मॉल फाइनेंस के बैंक के साथ, और इन्होंने जो है ABC एयू कार्ड जो है लॉन्च किया गया है, और ये जो है 4 तरह के आपको कार्ड मिलेंगे, और आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, भारत पे ने जो है पार्टनर किया है ऑटो कैपिटल के साथ और वोल्ट मनी के साथ, और ऑटो कैपिटल के साथ पार्टनर करके ये जो है 2 वेरिकल लोन देने वाला है 2.5 लाख तक, और जो वोल्ट मनी है इसमें जो भी म्यूचुअल फंड है उसके अगेंस्ट में वो 1 करोड़ तक लोन ले सकते हैं।